तो आज हमारा छठा दिन है जी इस वर्कशॉप का। तो अभी तक हमने आर्डिनो देख लिया, आईओटी बोर्ड देख लिया, हमने लोकल होस्ट पे अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना देख लिए। नेक्स्ट थिंग इज़ MQTT एंड MQTT ब्रोकर्स। तो MQTT से पहले हम जो है बात करेंगे MQTT यूज़ कहाँ पे होता है उसकी। तो MQTT जो यूज़ होता है वो IoT में यूज़ होता है, ठीक है। तो IoT क्या चीज़ है, हम उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसमें हम कंप्लीट पैराडाइम जो IoT पैराडाइम उसको देखेंगे। तो IoT एंड इंडस्ट्री 4.0 और MQTT एंड MQTT ब्रोकर्स, ये है हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। तो अभी मैं जो स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, ये स्लाइड्स जो हैं मेरे एक प्रोफेसर हैं, ठीक है, डॉक्टर हसन नज़ीर चौधरी, तो उनकी प्रिपेयर्ड हैं। तो ये हमने एक वेबिनार करवाया था, उस वेबिनार में भी यूज़ हुई थी। तो वो अगर वेबिनार आप उनका लेना चाहें तो वो भी मैं आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उस वेबिनार का भी। अदरवाइज़ जो है ये हमारे पास जो है इन दी फॉर्म के मैं अभी जो है ना उनकी स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी मैं वही प्रेजेंट करता हूँ आपके साथ। और जो है मैं फिर आप, चूँकि मुझे ये स्लाइड्स जो थी ये काफ़ी हद तक इजी लगी थी और काफ़ी हद तक जो टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था ये इन स्लाइड्स में डिस्कस हुए हैं। तो मैं यही चीज़ें फिर आपके साथ ऐसे ही प्रेजेंट कर लेता हूँ। तो जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। तो हसन नज़ीर चौधरी साहब जो हैं ये पॉलीटेक्निको मिलानो इंस्टीट्यूट है तो जर्मनी में, ये वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोफेसर हैं। और उन्होंने एक कोट लिखा है यहाँ पे अब्राहम लिंकन का। तो अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं जी, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। आपने अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है आप उस फ्यूचर को बनाएं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ द फ्यूचर। आप वो लोग हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले लोग, या हमारे पास जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले लोग, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले लोग, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, तो ये लोग, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी में आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप हैं तो आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, एम्बेडेड में आप भी काम करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको जो है आप खुद बना सकते हैं, आप लोग बनाएं, ठीक है। और इन चीज़ों को बनाकर आप जो है अपनी जो मुल्क की इकॉनमी है उसको बेहतर कर सकते हैं। ऑल्दो कि आज तक हमने जितनी भी टेक्नोलॉजी देखी है, ठीक है, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स हम जो है आज तक डिपेंडेंट हैं दूसरे कंट्रीज़ पे, हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारा अपनी जो कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री नहीं है जो कंप्यूटर्स बना रही, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी कल रेवोल्यूशन आ रहे हैं उनमें अगर आप IoT को देखें, कहीं पे 5G को देखेंगे, आप कहीं पे ब्लॉकचेन को देखेंगे, इन टेक्नोलॉजीज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते ना तो आप भूल जाएं कि ये इकॉनमी जो है ये बेहतर होगी, ठीक है। तो इकॉनमी बेहतर करने वाले हम और आप लोग हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स अहेड, ठीक है, पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय बातें करने के। आप वो लोग हैं जो इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। तो हमारी जो आज की डिस्कशन है उसका एजेंडा जो है, हम देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर हम देखेंगे एज ऑफ बिग डेटा इन क्लाउड कंप्यूटिंग, देन वी विल डिस्कस द डेटा कनेक्शन रेवोल्यूशन, और उसके बाद हम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को देखेंगे आज की इस पूरी डिस्कशन में। सबसे पहले हम जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही देख लेते हैं। तो इंटरनेट की सक्सेस देख लें आप, ठीक है।
2005 से लेके 2019 का ये चार्ट है। 2005 में हमारे पास 16.8 बिलियन डिवाइसेस थी और अब 2019 जो है इसमें 53.6 बिलियन डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट पे थी। ठीक है, तो अभी 2021 स्टार्ट हो गया, तो 2025 तक इट इज़ एक्सपेक्टेड देयर विल बी 150 बिलियन प्लस डिवाइसेस यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, तो 150 बिलियन डिवाइसेस। मैं 5 साल में, ये आपको बता रहा हूँ कि 5 साल में, आने वाले ये 4-5 साल में ये प्रेडिक्शन जो है इससे 3 गुना हो रही है। लाइक 53.6 बिलियन है डिवाइसेस, तो अब 150 बिलियन जो है वो पहुंचने वाला है 2025 तक। तो इसकी वजह क्यों है, वजह क्या है इसके बिहाइंड, ठीक है, उसको हम देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे हम। तो जो है ये तो इंटरनेट जो है उसको इंटेलिजेंट भी बनाना पड़ेगा, उसको फास्ट भी बनाना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है, जो ये अभी मोबाइल में है, तो अभी मोबाइल डिवाइसेस पे किस तरह शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो 10 में आप देखें, ठीक है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो थी वो अराउंड 7 बिलियन थी। ठीक है, और अब जो है वो तकरीबन इतनी ही चल रही है। ठीक है, 7.2 के करीब चली गई है, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन है। नेक्स्ट थिंग इज मोबाइल सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, तो मोबाइल सब्सक्रिप्शन से हम मुराद ले रहे हैं कि इंटरनेट बेस्ड जो सब्सक्रिप्शन है मोबाइल्स की, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखें तो वो 2010 में थी 5 बिलियन पे, अब हो चुकी है, ठीक है, अब 9 बिलियन पहुंच चुकी है 2020 तक। अभी मोबाइल सब्सक्रिप्शन हम आपका ये हो सकता है इसमें कि पॉपुलेशन से ज़्यादा, अब एक बंदे के पास आप देखें तो 2-2 मोबाइल हैं, किसी के पास एक लैपटॉप भी है। अब उसके बाद जब स्मार्ट डिवाइसेस आ जाती हैं, लाइक आपके पास एक स्मार्ट वॉच है, ठीक है, तो वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, वो भी एक डिवाइस है। ठीक है, और मोबाइल सब्सक्रिप्शन हम कहते हैं वो सब्सक्रिप्शन जो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, वो कम्युनिकेशन जो आपकी डिवाइसेस की जो वन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो अब देखें तो ये अब ये चार्ट किस तरह ग्रो करता जाएगा जब हम स्मार्ट होम्स को इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जब हम अपनी जो है स्मार्ट व्हीकल्स आ जाएंगी हमारी। इसी तरह बाकी जब हम बाकी और स्मार्ट डिवाइसेस को यूज करना कर देंगे, तो हमारी सब्सक्रिप्शंस जो है वो किस तरह बढ़ती जाएंगी। ठीक है, देखिए तो बिटवीन हर मिनट 2 बिलियन पीपल जो है वो इंटरनेट पे सब्सक्रिप्शन बाय करते रहे थे। और सब्सक्रिप्शन किस तरह की, ऊबर की, फेसबुक की, ट्विटर की, ये सब्सक्रिप्शन से मुराद। ठीक है, इंटरनेट of things defines the next revolution technology where internet would be beyond human user and connect trillion of machines around us। तो ह्यूमन यूजर्स को हम देख चुके हैं, वो ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। ठीक है, और वो ट्रिलियन ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो कम्युनिकेशन कर रही होंगी। ठीक है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन इज़ लाइक कि आपके पास एक स्मार्ट फ्रिज है। ठीक है, तो स्मार्ट फ्रिज क्या करती है, वो आपकी जो
फ्रिज है उसमें इंग्रेडिएंट्स को नोट कर दी जाती है। आपने उसकी सेटिंग्स की हुई है कि ये मेरे फलां इंग्रेडिएंट्स हैं, वो अगर इतने जो है क्वांटिटी से कम हो जाए, ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी से कम हो जाए तो आप जो है ये ऑर्डर प्लेस कर दें इनका। ठीक है, तो ऑर्डर कहाँ पे प्लेस होना है, वो भी ऑनलाइन मशीन पे जो है प्लेस होना है। ठीक है, तो मशीन ही ऑर्डर कर रही है, मशीन ही वो कह लें कि आपका सारा डिटेक्शन कर रही है, और फिर नेक्स्ट जो है मशीन ही आपकी एक कंप्यूटर ही है जो उस ऑर्डर को पिक कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर पिक करने के बाद वो आपको जो है आपके घर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट जो हमारा रेवोल्यूशन है उस रेवोल्यूशन का पार्ट है। स्मार्ट फ्रिजेस वैसे भी आजकल मार्केट में आ चुकी हैं। ठीक है, डिफरेंट कंपनीज ने पाकिस्तान में भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी है। तो आप इस चीज़ को कह नहीं सकते कि ये चीज़ पाकिस्तान में कैसे आएगी, पाकिस्तान में आएगी। ठीक है, तो अगर आप ही बनाने वाले होंगे ये चीज़ें तो आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी। अदरवाइज ठीक है, तो आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियर जो है, ठीक है, उस चीज़ का आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को बनाएं, ठीक है, उनको देखें, उन पे रिसर्च करें, और नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। ये जो है इंटरनेट के कुछ रेवोल्यूशन हैं। ठीक है, 1969 से 1995 तक जो था हमारा जो इंटरनेट था वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास था जो अपने इंटरनल कम्युनिकेशन जो है या इंटरनल अफेयर्स के लिए वो इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, और 1995 के बाद 2000 तक जो है इराज हो रहा है, उसमें जो है इंटरनेट ऑफ गीक्स था। गीक से मुराद ये कि वो लोग जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे या आईटी के एक्सपर्ट थे, उन लोगों ने इंटरनेट को यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट ऑफ मैसेज आ गया। ठीक है, कैफेज का दौर था, इंटरनेट कैफेज। ठीक है, तो लोग इंटरनेट कैफेज पे जाके इंटरनेट को यूज़ कर रहे थे। 2007 से 2011 तक जो है वो मोबाइल इंटरनेट का इरा रहा है। ठीक है, तो अब लोग अपने मोबाइल्स पे ही इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट 2012 से बियॉन्ड जो इरा है अब वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। ठीक है, अब चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट को यूज़ कर रही होगी। ठीक है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के यूज़ केसेस हैं। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा यूज़ केस जो है हमारे पास वो स्मार्ट सिटी है। ठीक है, तो अगर आपको शायद किसी को नॉलेज हो तो इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है इस्लामाबाद में। तो उसमें जो है वो प्योरली स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। इस्लामाबाद का एक एरिया उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, कह लें कि वो एक हाउसिंग प्लान टाइप है। ठीक है, उसमें जो है जितनी भी डिवाइसेस होंगी या जितने भी घर होंगे वो स्मार्ट होम होंगे। ठीक है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं वो स्मार्ट होंगे। इसके अलावा बाकी जितनी भी वो इंडस्ट्रियलाइज करेंगे उसको, वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो स्मार्ट होगा। तो उसको उस प्रोजेक्ट को नाम ही इस्लामाबाद स्मार्ट सिटी दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत ज़्यादा यूज होगी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जॉब्स भी वहाँ पे आ रही हैं। तो अब नेक्स्ट थिंग इज कि जो है अब हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाना है अपना। ठीक है, तो हम वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये होता है कि सबसे पहले जो है हमें सेंस करना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, कोई भी एक जो है हमने एप्लीकेशन बनानी है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में जो है अगर कोई ह्यूमन पर्सन आए या कोई आप कह लें कि कोई भी एक ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट आए जो कि जानदार है। ठीक है, तो जब वो आए तो मेरे घर की जो लाइट्स हैं वो ऑन हो जाए। ठीक है, उस रूम में, या हम रूम का कह लेते हैं कि उस रूम में।
तो उस रूम की लाइट्स ऑन हो जाए, अदरवाइज जो है उस रूम की लाइट्स ऑफ रहें। तो ये जो है हम ये काम कर सकते हैं। एक सिंपल PIR सेंसर जो है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर बोलते हैं उसको, उस सेंसर को आपने प्लेस कर देना है उस रूम में, ठीक है। और उसकी आपने रीडिंग्स लेते रहना है कि आप आर्डिनो से ले लें, आप किसी नोड MCU बोर्ड से ले लें, ठीक है, आप यू। तो आप वो रीडिंग्स लेते रहें, आपने उस पर जो है अपना एल्गोरिथम ट्रेन करना है। आपने देखना है कि इतनी जो रीडिंग है इस थ्रेशोल्ड से, जब हमारी रीडिंग जो है ज़्यादा हो जाती है या इस थ्रेशोल्ड से हमारी रीडिंग कम हो जाती है, तो उसका मतलब है कि इस जो रूम है उसमें कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो वो एक जानदार ऑब्जेक्ट है। तो उस बेसिस पे आप जो है उस एल्गोरिथम को सेट कर सकते हैं और उसकी बेस पे आप जो है अपनी रूम की लाइट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी तरह इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपके पास एक चीप माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए, ठीक है। अब चीप माइक्रो कंट्रोलर बहुत सारे हैं, तो कोई भी आप एक माइक्रो कंट्रोलर ले सकते हैं। लाइक हमने जो अभी तक स्टडी की है, हमने आर्डिनो स्टडी किया है, हमने ESP8266 को देखा है और ESP32 को देखा है, ठीक है। हमने ये 3 माइक्रो कंट्रोलर्स को देखा है ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप। तो हमने जो है अपने सेंसर्स को इस डिवाइस के इन माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद हमने उनको सेंस करना है। जब हम उनको सेंस कर लेंगे उसके बाद हम कोई ना कोई एक डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद हमने जो है डेटा जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो डिसीजन हमने कहाँ पे लेना होगा, जब हम डेटा ट्रांसपोर्ट कर देंगे उसके बाद हम जो है डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे ड्यूरिंग यूजिंग आवर एल्गोरिथम। अब एक छोटा डिसीजन लेना है, लाइक मैंने आपको ये बताया था अभी जो PIR वाली एग्जांपल है, इसमें तो आप जो है ऑन टाइम एक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को मैं अगर एक्सपेंड करूं तो मैं चाहता हूं कि अगर मेरे रूम में कोई एक ह्यूमन ऑब्जेक्ट या कोई इस तरह का पर्सन आता है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उस रूम में जो है ना कोई भी ना जाए, ठीक है। जब मैं जाऊँ तो उस टाइम पे मैं अपने सेंसर को ऑफ कर दूँ, ठीक है। और जब कोई और बंदा भी जाए ना, ठीक है, कोई भी हो, मतलब एक सेंसिटिव रूम हो सकता है वो, तो उसमें कोई भी और बंदा जाए तो जो है ना उस रूम में ऐसे अलार्म लगे हों जो उस टाइम पे चल पड़े और मेरे मोबाइल पे जो है वो एक नोटिफिकेशन सेंड कर दे कि आपके जो वो रूम है उस रूम में कोई ना कोई एक पर्सन चला गया है। या इस तरह भी हो सकता है कि उस रूम में मैंने एक कैमरा लगाया हुआ, उस कैमरे से मैं चाहता हूँ कि उस कैमरे की रिकॉर्डिंग उस टाइम पे ऑन हो जाए, रिकॉर्डिंग ऑन हो और उसके बाद जो है अ, वो उस पर्सन का जो है डेटा जो है वहाँ पे रिकॉर्ड कर ले। और हो सकता है कि वो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हो, ठीक है, वो लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ मेरे मोबाइल पे और मैं अपने मोबाइल से व्यू कर लूँ कि यार ये बंदा जो है मेरे रूम में चला गया है अभी, ठीक है। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन हो सकती है। अब वो डेटा जो है वो आना है मेरे मोबाइल तक, वो कैसे आ सकता है, वो या तो मैं अपने घर में ही हूँ तो मैं उसको लोकली मॉनिटर कर सकता हूँ। अगर मैं अपने घर में नहीं हूँ, ठीक है, और मैं किसी और जगह पे हूँ, तो मैंने वो डेटा मॉनिटर करना है, तो मुझे जो है वो डेटा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। ये सेंसर नेटवर्क जो है एक सिंक के ज़रिए, सिंक हमारे पास कोई भी एक मॉडेम हो सकती है, ठीक है। उस मॉडेम पे वो डेटा जो है वो सारा का सारा जितने भी सेंसर नोड्स हैं उन सेंसर नोड से वो डेटा हमारे पास फैच कर रहा है। फैच करने के बाद वो सिंक को दे रहा है और सिंक जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और इंटरनेट से हमारे पास यूज़र एप्लीकेशन पे वो डेटा हम व्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है डेटा ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे हम जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हमने डेटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो अब एनालाइज का मतलब यही है, ठीक है, आपने डिसीजन मेकिंग करनी है उस डेटा पे कि लाइक आपने उस डेटा को फिल्टर किया है।
फिल्टर करने के बाद आपने देखा कि जी ये जो है रेंज, इसकी वैल्यू जो है ये थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड से अगर ऊपर चली जाती है तो ये जो है यहाँ पे मेरे रूम में कोई पर्सन एंटर हो चुका है, ठीक है। तो वो एनालिसिस फेज होता है, ठीक है, उसमें आप डिफरेंट अपने मॉडल्स ट्रेन करते हैं। तो ये तो एक सिंपल एक मॉडल है, लेकिन आप अगर कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि थोड़ा कम्प्लेक्स है, लाइक मैं अगर देखूं तो आप कोई एक मेडिकल ट्रीटमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी एक पर्सन के अंदर, ठीक है, या हम एक पर्सन की ही एग्जांपल ले लेते हैं, हम मेडिकल की ही एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मैं एक सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ जो क्या करता है कि एक पर्सन की जो है ना वो सेंसिटिव पर्सन है और उसको हार्ट अटैक हो जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो है उसको या कोई सर्टेन मैकेनिज्म है जिससे हम जो है हार्ट अटैक को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उस हार्ट अटैक वाले पेशेंट पे हम जो है कोई एक हार्ट बीट सेंसर और कुछ और सेंसर ऐसे जिससे हम वो डेटा एनालाइज कर सकें कि उसको हार्ट अटैक आया, अगर वो हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक की वजह क्या थी, ठीक है। तो हम वो डिफरेंट सेंसर्स जो हैं उनके ज़रिए उसकी वो वजह निकाल सकते हैं कि उसको हार्ट अटैक क्यों आया, और अगर हार्ट अटैक आया है तो उस दौरान जो है वो उसकी फैमिली को भी फौरी तौर पे इंफॉर्म कर दे और उसकी लोकेशन भी सेंड कर दे थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो ये हम जो है सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जी जी। इस मैकेनिज्म को जो हार्ट अटैक वाला आपने बताया, जी जी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि थोड़ा कैसी होगी वर्किंग? अ, कैसे होगी इसकी वर्किंग, हाँ आप जी। जी जी जी, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी वर्किंग इस तरह से हो सकती है कि आप उसको डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है जो नेक्स्ट थिंग जो इन्वॉल्व होती है वो आपकी मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जो डाटा एनालिसिस का फेज होता है ना हमारा, ये मशीन लर्निंग का पार्ट है। और ये इसमें हम डेटा जो है अपने मॉडल जो है मशीन लर्निंग पे ट्रेन करते हैं, ठीक है। उस ट्रेनिंग डेटा पे हम जो है फिर ये मॉडल जो है अपना, ठीक है, जो हमारे पास लाइव डेटा आ रहा होता है ना उस ह्यूमन का, लाइक पल्स रेट की बेस पे ही हम कोई प्रडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो पल्स रेट की बेस पे जो प्रडिक्शन कर रहे हैं हमने उसका डेटा देखना है। हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स पड़े होते हैं, इस तरह के इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स पड़े हैं, ठीक है, जिनसे आप जो है मशीन लर्निंग का अपना कोई इस तरह का मॉडल एक ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसके ज़रिए एक प्रडिक्शन ले सकते हैं। जब वो प्रडिक्शन आपके पास आ जाएगी कि ये जो है इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से जो आपका ये पल्स रेट की वैल्यू है ये अप चली जाती है, तो ये जो है हार्ट अटैक हुआ है इस पर्सन को। और हार्ट अटैक की वजह कैसे फाइंड आउट होगी, उसके लिए डिफरेंट सेंसर्स हम और भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स में काम नहीं किया, लेकिन अगर आप इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स में काम कर रहे हैं तो आपको जो है उस जो है कह लें डोमेन में आपने रिसर्च करनी होगी, ठीक है। डिफरेंट आपको इस तरह के रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे जिनसे आप देख सकते हैं कि अगर हमने एक पर्सन के लिए जो है फाइंड आउट करना है कि वो उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसकी रीज़न हमने फाइंड आउट करनी है कि हार्ट अटैक की रीज़न क्या है। तो उस पे अगर आप रिसर्च पेपर्स ढूंढें तो आपको रिसर्च पेपर डिफरेंट मिल जाएंगे, ठीक है। उस पे आपको हो सकता है कुछ मशीन लर्निंग के मॉडल्स के लिए भी कुछ आपको ट्रेनिंग डेटा सेट भी मिल जाए, ठीक है। तो हमारा जो इस आईओटी में पार्ट है ना उसमें ये है कि हमने डेटा को फैच करना है और हमने किसी एक क्लाउड पे लेके जाना है या हमने किसी एक डेटा स्टोरेज में लेके जाना है, ठीक है। मैं आपको अभी जो है ये मेरे पास सामने पिक्चर है ना, तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो हम किसी एक सेंसर से सेंस कर रहे हैं उस डेटा को हमने किसी एक डेटा स्टोरेज में लेके आना है, ठीक है। जब हमारा डेटा जो है किसी एक डेटा स्टोरेज में आ जाएगा उसके बाद उस डेटा की होती क्लीनिंग, ठीक है। उसमें जो है आप कह लें कि वो आपके पास जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, ठीक है। उस डेटा में आपको जो चीज़ें चाहिए
वो आप निकाल लेते हैं, या इसमें नॉइज़ भी हो सकती है, ठीक है, आप जो डेटा ले रहे हैं उस डेटा में नॉइज़ भी हो सकती है। तो उस नॉइज़ को आप रिमूव करते हैं और डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस आप अप्लाई करते हैं उस डेटा पे, ठीक है। तो अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा हो, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म का आइडिया है आपको, फोरियर ट्रांसफॉर्म का? जी सर, ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, नॉइस हाँ जी, रिमूव ठीक है, करके वो सारा कुछ। नॉइज़ रिमूव करते हैं किसी भी एक सिग्नल में से, ठीक है। तो आप जो है डिफरेंट फोरियर ट्रांसफॉर्म की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए, लाइक डीएफटी है या डीटीएफटी लेना है आपने, या आपने जो है कोई भी इस तरह का कोई एक एल्गोरिथम लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने फिर उसको एनालाइज करना होता है सिग्नल को, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये आपका मशीन लर्निंग का पार्ट है, या ये हमारा लाइक करता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो ये पार्ट जो है ये आपके डेटा एनालाइजिंग के जो है ना पार्ट, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में जो काम हमारा होता है वो हमारा डेटा क्लीनिंग का होता है और ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने का होता है। इसके बाद हमारा जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है वो डाटा एनालिसिस का, वो हम मशीन लर्निंग में करते हैं, ठीक है। तो ये एक कहने के इंटरकनेक्टेड डोमेन्स हैं, ठीक है। तो ठीक। इन पे जो है आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना होगा, उसके बाद आप जो है पूरी एक एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। ओके। जी, ये हमारा जो है आईओटी का बेसिक स्टैक मॉडल है, जिसमें जो है हमारे पास सबसे नीचे हमारे पास थिंग्स हैं। थिंग्स हमारी कोई भी जो है डिवाइसेस हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक क्लाउड है। अब क्लाउड और थिंग्स के दरमियान जो हमारे पास चीज़ है ना, वो है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा, वो एक्चुअली जो है हमारे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, उसको कह सकते हैं, या हम ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, उन ब्रोकर्स को कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हम किस तरह कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन कि जो है हमारा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट थिंग इज़ बिग डाटा, ठीक है। तो बिग डाटा क्या है, ठीक है, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं, अब डिवाइसेस जितनी ज़्यादा होती जाएंगी हमारे पास डेटा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो डेटा में हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ आती हैं, ठीक है। थ्री वीज ऑफ बिग डेटा भी बोलते हैं इसको, जिसमें हमारे पास वैरायटी जो है वो, उसमें वैरायटी में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ में हमारे पास डेटा आ रहा है। इसके बाद जो है हमारे पास वेलोसिटी होती है और वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है हम रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या हम नियर टाइम स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट डिपेंड्स, ठीक है। तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग इज़ लाइक, जिस तरह हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी, लोकल होस्ट पे हम जो है अपनी DHT11 का डेटा दिखा रहे थे, ठीक है। तो वो हम एक रियल टाइम स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा डेटा जो है वो हमारा रियल टाइम पे मॉनिटर हो रहा था और रियल टाइम पे ही हमारा उस डैशबोर्ड पे अपलोड हो रहा था और हम वहाँ से व्यू कर सकते थे। तो इसी तरह हमारे पास एक वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम इस लाइक के आपके पास जो है डेटा जो है वो कितना है, ठीक है। वो आपके पास किस कोई रिकॉर्ड्स है या कोई ट्रांजैक्शन है, ठीक है, या हमारे पास कुछ टेबल्स बने पड़े हैं डेटा के, ठीक है, या हमारे पास कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स कि डेटा का वॉल्यूम क्या है। अब डेटा जो है वो हमारा टेराबाइट्स में भी हो सकता है, ठीक है, अप टू टेराबाइट्स हमारा डेटा हो सकता है, क्योंकि आजकल डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अभी रिसेंट आप रिसर्चेस पढ़े तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास जो पेटाबाइट स्टोरेज हैं क्लाउड्स में वो डेली एड अप हो रही हैं, ठीक है। अगर गूगल है, गूगल का क्लाउड है, इस तरह आपके गूगल का सर्वर है, ठीक है, गूगल का सर्वर है, तो वो अपनी डिफरेंट जो है पेटाबाइट्स मेमोरी रोज़ाना ऐड करते हैं उन सर्वर्स पे डेटा रखने के लिए।
ठीक है, और वो फिल अप होती जा रही है, इतना ज़्यादा हमारे पास ये डेटा होता जा रहा है। तो जो है हमारे पास, अगर हमने डेटा प्रोसेस करना हो, रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी हो किसी भी पैराडाइम में, तो एक सिंगल पीसी जो है वो हमारे पास इनफ नहीं होता। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा अगर डेटा आ रहा हो रियल टाइम पे, तो हम एक सिंगल पीसी से उस डेटा को हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्लाउड का। तो क्लाउड प्रोसेसिंग क्या हमें प्रोवाइड करती है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का अगर आपको आइडिया हो कि आपके जो कंप्यूटर हैं, आपने जो भी एक टास्क दिया है वो टास्क जो है आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स पे वही टास्क डिवाइड हो गया है, और वो टास्क जो है कंप्लीट होने के बाद जो है आपके पास वो एक जगह पे आउटपुट आ चुकी है। ठीक है, तो ये फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। तो इसी तरह ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट यूज़ करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में आप कह लें कि डिफरेंट जो है उनके डेटा सेंटर्स होते हैं। उन डेटा सेंटर्स पे वो जो है आपने जो भी एक प्रोसेसिंग करनी है क्लाउड में, तो वो अब डिफरेंट डेटा सेंटर्स में वो सेंड करता है। ठीक है, वहाँ पे वो डेटा सर्वर्स जो भी उनके लगे हुए हैं वो प्रोसेस करते हैं डेटा को, और डेटा जो है आपके पास प्रोसेस होने के बाद आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा रैम, और बहुत हाई एंड किस्म के जो है सीपीयूज चाहिए होते हैं हमारे पास उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और वो हमें क्लाउड्स देते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एज कंप्यूटिंग। ठीक है, तो एज इज़ एन अदर थिंग। ठीक है, तो आईओटी में भी हम एज कंप्यूटिंग को यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एज। एज हमारे पास कोई भी एक सर्टेन नोड हो सकता है जिसपे हम वो डेटा या वो हमारा टास्क जो है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। लाइक अगर हम एक डेटा जो है या एक टास्क जो है परफॉर्म करवा रहे हैं, वही पीआईआर सेंसर वाला, और हम वहीं पे कंप्यूटिंग परफॉर्म करते हैं, वहीं पे रिजल्ट को डिपिक्ट करते हैं, और वहीं पे हम जो है अपना कह लें कि एक आउटपुट दे देते हैं। तो इट फॉर्म्स एन एज कंप्यूटिंग। ठीक है, और ये मतलब कह लें कि ये बेसिक एग्जांपल है एज कंप्यूटिंग की। ठीक है, हमने पीआईआर सेंसर की रीडिंग ली रियल टाइम पे हमने उस रीडिंग को मॉनिटर किया। मॉनिटर करने के बाद हमने जो है एक थ्रेशोल्ड सेट कर दी उसी डिवाइस में कि इस थ्रेशोल्ड से अगर वैल्यूज़ हाई हो जाती हैं तो हमारी फ्लां डिवाइस है उसको ऑन कर दो। ठीक है, ये हमने डिसीजन ले लिया उसी एज डिवाइस पे। तो हमने कोई क्लाउड नहीं यूज़ किया उसमें। ठीक है, तो इस तरह की जो कंप्यूटिंग होती है उसको हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं। और अभी जो है ये वाली एग्जांपल है, इसमें हम क्लाउड्स को भी यूज़ कर रहे हैं। ये जो है एज कंप्यूटिंग है ऑन अ कह लें कि बिगर स्केल। जिस तरह हमारे पास जो है ये वेहिकुलर नेटवर्क है, हमारे पास कोई एक वापडा का नेटवर्क है, या कोई भी इस तरह का एक बड़ा बड़ा नेटवर्क है हमारे पास, जिसमें हम कोई एक इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो सकता है, आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो सकता है। ठीक है, उस नेटवर्क पे आपके पास जो रियल टाइम डेटा आ रहा है, उस डेटा की बेस पे आप डिसीजंस लेना चाह रहे हैं। अगर आपकी डिवाइसेस बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, और आपका डेटा भी प्रोसेस होने वाला बहुत ज़्यादा होगा, तो आप जो है उसको फिर क्लाउड पे परफॉर्म करवाते हैं। लेकिन उस क्लाउड पे जाने से पहले हम उसको रिफाइन कर लेते हैं अपनी एज डिवाइस पे, कि हम जो अपना डेटा है उसको
अपनी एज डिवाइस, लाइक हमने ESP32 को यूज़ किया, तो ESP32 इज़ एन एज डिवाइस, ठीक है। उस पर हम उसमें आप देखें तो आप उसके अंदर एक प्रोसेसर है, ठीक है। हमने स्टडी किया था 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डुअल कोर प्रोसेसर है ESP32 में, ठीक है। तो हम उस पर कोई ना कोई टास्क करवा सकते हैं। तो हम उस एज डिवाइस पे अपना टास्क जो है उसको कह लें कि रिफाइन कर लेते हैं अपने रिजल्ट्स को, और रिफाइन करने के बाद फिर हम देते हैं उसको क्लाउड को, ठीक है। और क्लाउड पे हमने जो अपने एल्गोरिथम्स ट्रेन किए होते हैं, लाइक मशीन लर्निंग के मॉडल्स ट्रेन किए हुए हैं, तो उन मॉडल्स पे हम जो है उस वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं और फौरी तौर पे हमारे पास डिसीजंस आ जाते हैं। अगर हम रिफाइन करके नहीं देंगे तो पहले तो डेटा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास डेटा जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है हमारे पास जो डेटा हमने सेंड करना है क्लाउड की तरफ वो 1 GB है, ठीक है। और 1 GB में 500 MB ऐसा डाटा है जो कि जिसकी बेस पे हमने डिसीजन ले ही नहीं सकते, वो नॉइज है किसी तरह की, ठीक है। तो वो 500 MB आपने क्यों सेंड करना है उधर क्लाउड पे, ठीक है। तो वो 500 MB जो है हम वो एज डिवाइस पे ही रिफाइन कर लेंगे, और जो बाकी 500 MB रह जाएगा वो हम क्लाउड पे सेंड कर देंगे। क्लाउड पे सेंड कर देंगे, क्लाउड पे हमारा वो डेटा जो है मशीन लर्निंग मॉडल के ज़रिए जो है जो हमने मॉडल ट्रेन किया हुआ है उसके ज़रिए वो एक रिजल्ट निकालेगा, और रिजल्ट जो है फिर हमारी एज डिवाइस को देगा, और फिर हमारी जो एज डिवाइस है वो उसकी बेस पे कोई ना कोई एक टास्क परफॉर्म करवाएगी, ठीक है। तो ये एक एज कंप्यूटिंग का मॉडल है जिसमें जो है हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग जो है अपनी अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उस पर ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो 5 MB डेटा जो आप क्लाउड पे सेंड करेंगे उसकी कॉस्ट भी होगी, ठीक है, उससे कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाती है। अगर वो एज डिवाइस पे रिफाइन हो जाएगा तो कॉस्ट बच जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ या इस जो है मॉडल को हमने फिर एज कंप्यूटिंग में रखा ताकि हमारी जो है एक तो क्लाउड की कॉस्ट बच सके, और दूसरा जो है हमारा जो हम प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके बाद हमारे पास आती है फॉग कंप्यूटिंग। फॉग कंप्यूटिंग इज़ आल्सो लाइक एज कंप्यूटिंग। तो थोड़ा सा कह लें कि एज कंप्यूटिंग से थोड़े हायर लेवल पे है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास कोई नोड्स हो सकती हैं, लाइक अब एज डिवाइसेस हैं हमारे पास, तो एज डिवाइसेस में हम लाइक यूज़ कर रहे हैं ESP32 को। ESP32 हमारे पास लगे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। वो डेटा मॉनिटर कर रहे हैं, डेटा जो है उसके बाद वो रिफ़ाइन करते हैं, रिफ़ाइन करने के बाद वो हमारे पास जो है डेटा भेजते हैं फॉग नोड को। अब फॉग नोड क्या हो सकता है, लाइक हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेस्पबेरी पाई है, ठीक है। तो रेस्पबेरी पाई इज़ एन अदर, कह लें कि कंप्यूटर ही है, ठीक है। मैं आपको रेस्पबेरी पाई यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, अगर आपने रेस्पबेरी पाई नहीं देखा तो ये आपके पास रेस्पबेरी पाई है, ठीक है। तो रेस्पबेरी पाई जो है हमारे पास, ये कह लें कि ये भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसकी रैम भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अप टू कह लें कि 512 MB से लेके आपको ये 4 GB तक के वेरिएंट में मिल जाते हैं। मेरे पास एक रेस्पबेरी पाई पड़ा हुआ है, ठीक है, वो 4 GB के वेरिएंट में है, वो रेस्पबेरी पाई B4+ है। तो ये जो है इस पे आप क्या कर सकते हैं कि अपना डेटा जो है ये इसको एक फॉग नोड बना सकते हैं आप, ठीक है। अब डेटा जो है इस पे आके आप वो प्रोसेस कर सकते हैं। आप इस पे मशीन लर्निंग का मॉडल भी एक इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं जो कि 4 GB में रैम के रिसोर्सेज यूज़ कर सके, ठीक है। इससे कम यूज़ करे, मतलब 4 GB से कम कम यूज़ कर ले, ठीक है। 4 GB जब फुल हो जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि चांसेस हो जाएंगे कि आपका रेस्पबेरी पाई शट डाउन हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसके रिसोर्सेज जब फिल हो जाते हैं ना, जब भी किसी एक कंप्यूटर के रिसोर्सेज या किसी एक क्लाउड के भी रिसोर्सेज जब फिल अप हो जाते हैं उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। तो यही केस रेस्पबेरी पाई के साथ है। तो रेस्पबेरी पाई भी अगर आपके 4 GB के रिसोर्सेज फिल अप हो जाएंगे तो वो शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
तो रेस्पबेरी पाई को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आईओटी में बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, ठीक है, लाइक फॉग नोड्स बनाने के लिए, कि आपने बहुत सारे ESP32 लगा लिए अपने घर में ही, आप घर में ही कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, घर का ही, ठीक है, घर को ही ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। आपने अपनी डिफरेंट जो है सॉकेट्स जो हैं, इन सॉकेट्स पे आपने ESP, हर सॉकेट पे आपने ESP32 लगाया हुआ, ठीक है। और इन ESP32 को आप कंबाइन करते जा रहे हैं और उनका डेटा जो है आप एक जगह पे लेके आ रहे हैं। अब वो एक जगह आपके एक रेस्पबेरी पाई हो सकता है। आप अपने घर के एक एक मतलब कह लें कि एक जगह पे आप एक रेस्पबेरी पाई लगा सकते हैं। अब एज डिवाइसेस क्या कर सकती हैं, एज डिवाइसेस से हम जो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं वो लोकली करवा सकते हैं, और हमारे पास जो फॉग नोड होगा रेस्पबेरी पाई, उसको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, और वो डेटा हम इंटरनेट के ज़रिए क्लाउड पे लेके जा सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें पॉसिबिलिटी हैं और ये लोग करते हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं मार्केट में। नाउ वी विल डिस्कस डेटा कनेक्शन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो अभी जो है अगर आप देखें तो आप भूल गए हैं, ठीक है, घर में है और घर में आपने मोबाइल डेटा ऑन किया हुआ था, और मोबाइल डेटा ऑन किया हुआ था, और आप यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू हो गए, ठीक है। और मोबाइल डेटा आपको पता है कि वो थोड़ा सा होता है, ठीक है। और यूट्यूब वीडियोस पे अगर आप देख रहे हो और ऊपर से 1080 पे वो वीडियोस देख रहे हो घर में बैठे, तो हालांकि घर में आपके वाईफाई भी अवेलेबल है, तो आप घर में आके रेगुलरली तो उस पर वाईफाई पे देखते हैं, और उस दिन आके आप मोबाइल डेटा ऑफ करना भूल गए, ठीक है। तो आपका रिएक्शन यही होगा, ठीक है, कि अब ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट स्पीड का किस तरह रेवोल्यूशन आया, ठीक है। तो ये मेरे सर ने अपनी बताया है कि जब वो कह लें कि उनके दिन थे इंटरनेट यूज़ करने के, उस टाइम पे 64 बिट्स का मतलब था कि फास्ट इंटरनेट, ठीक है। वो फास्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं 64 बिट्स, और अब जो है हमारे पास 2020 चल रहा है और हम 150 Mbps प्लस यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2020 टू 23 तक जो है 1 Gbps हम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान में कह लें कि अभी यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ पे 5G आ चुका है वहाँ पे 1 Gbps भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं। तो ये इंटरनेट स्पीड किस तरह आई हमारे पास, इंटरनेट जो रेवोल्यूशंस थे उनके ज़रिए आई, जो डेटा के रेवोल्यूशंस थे। तो हमारे पास पहले 2G था, फिर 3G आया, 4G आया, ठीक है। तो 4G तक जो हमारी स्पीड रही है वो अप टू 100 Mbps रही है, ठीक है। अब जो है हमारी स्पीड 5G के आने से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो है हम 1 Gbps तक भी चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ की एस्पेक्ट्स हैं 5G के, ठीक है। एक तो 5G जो है वो डायरेक्ट इंटीग्रेट करता है IoT को, ठीक है, कि आप जो है इंटीग्रेशन, अब 5G जो है उसके ज़रिए IoT डिवाइसेस की इंटीग्रेशन जो है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, आलो कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किस तरह का मैकेनिज़्म होगा, जब 5G आएगा या इस तरह का मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट होगा तो हमें आइडिया होगा कि ये किस तरह से डायरेक्ट इंटीग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इस इट्स प्रोवाइड्स वेरिएबल डिवाइसेस इनेबलिंग वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल, फॉर एग्जांपल M2M, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ एक स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल्स को लेके आ रहा है, जिसमें मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, बॉडी एरिया नेटवर्क है, और इंटरनेट वहीकुलर नेटवर्क्स हैं। तो ये कुछ कह लें कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो उसी के की एस्पेक्ट्स में आते हैं।
और इसमें जो है हम इस तरह से कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, और 5G जो है विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है, आप सबको पता है। और इस तरह की जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्टली वो सपोर्ट कर रहा है 5G। तो इसके बाद इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, ठीक है, हाई डाटा रेट्स हैं, और ऑलवेज कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट है कि लाइक आपकी डिवाइसेस हर टाइम कनेक्टेड रहेंगी, एनी वेयर एट एनी वन, ठीक है, हर जगह और हर कोई कनेक्टेड रहेगा इंटरनेट पे। उसके बाद 5G प्रोवाइड्स pervasive and ubiquitous computing. That means that computing would be around us everywhere, integrated into our lives without being noticed. कि हमारे पास जो कंप्यूटिंग है वो इतनी कह लें कि इंडल्ज हो जाएगी हमारी लाइफ में कि हमें पता भी नहीं चलेगा, हम नोटिस भी नहीं कर सकेंगे उस चीज़ को। ये ऑगमेंटेड रियलिटी की एग्जांपल है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो है हमारे पास एक कैमरा में हम देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है, उस पे हमने कितना ट्रैवल करना है, ठीक है, और हमने कौन सी चीज़ कितनी उठानी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कह लें कि इस तरह हम टास्क को अपने जो है वो इजी कर सकते हैं, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, ठीक है। तो ये भी 5G के साथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमको, ये 5G के साथ ही ये भी लॉन्च हो जाएगा। ये भी ऑगमेंटेड रियलिटी की ही एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें जो है आप देखें तो शॉपिंग सेंटर्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं, फैशन शॉप्स हैं, वो सारा का सारा बता रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़ है, आप अपने मोबाइल के कैमरे से उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट बिग थिंग होगी, ठीक है, होप्स हो कि ये गूगल मैप्स ही पहले लेके आएगा, उसके बाद देखते हैं कौन और लेके आता है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी बस को भी देख सकते हैं यूजिंग ऑगमेंटेड रियलिटी कि कितने टाइम में वो आ रही है। इसके बाद हमारे पास वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी को हम आजकल भी यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम 3D बोलते हैं, ठीक है। VR गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, उसके अलावा और भी VR की बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, ठीक है। तो 5G जो है वो नेचुरली इंटीग्रेट कर रहा है IoT को। अब देखें तो 5G में हमारे पास IoT डिवाइसेस आ रही हैं, ऑटोनमस व्हीकल्स हमारे 5G के साथ लिंक्ड हैं, AR VR एक्सपीरियंस जो है वो 5G के आने से और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्लाउड डेटा सेंटर जितने भी हैं वो भी 5G पे चले जाएंगे। इसके बाद जो है यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास आप कह लें कि इंडस्ट्री आ जाती है, जिसको हम इंडस्ट्री 4.0 कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्री इट विल बी द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपकी जो है इंसानों का काम ख़त्म हो जाएगा और इंसानों के काम की जगह वहाँ पे रोबोट्स आ जाएंगे, ठीक है, और रोबोट्स वो काम कर रहे होंगे। अब वो रोबोट्स जो हैं वो डेटा जो है अपना वो किस तरह सेंड कर रहे होंगे, वो IoT को यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ स्मार्ट होम एंड सिटी, ठीक है। तो स्मार्ट होम्स आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर हो रहे हैं ये भी, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, तो आपकी जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। इवन दो कि मैं पिछले दिनों एक देख रहा था वीडियो, ठीक है, उसमें था कि जो है ना 5G को यूज़ करते हुए एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, ठीक है। वो ऑपरेशन तो उसने बनाना का ही किया था, लेकिन 5G को यूज़ करते हुए उसने जो है USA में बैठा हुआ था, ठीक है, और मेरे ख्याल में यूरोप में किसी लोकेशन में उसने जो है ना जहाँ पे 5G अवेलेबल है वहाँ पे ऑपरेट किया था उसने, ठीक है। और जिस तरह वो उस अपनी डिवाइसेस को वहाँ पे यूज़ कर रहा था, उसी तरह सेम उस बनाना को उसने ऑपरेट किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे रेवोल्यूशन आ रहे हैं उसमें जो है अब ऑपरेशंस जो हैं
वो करवाने के लिए किसी भी एक पर्सन को पाकिस्तान से यूएसए नहीं जाना पड़ेगा या लंदन नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं पे बैठे घर में ही अपने ऑपरेट करवा सकते हैं। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग, इसको जो है हम आईओटी ही कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी डिवाइसेस जो होती हैं वो इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, और वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, अब ये एक स्मार्ट होम है, इसमें डिफरेंट अलार्म्स लगे हुए हैं, डिफरेंट कंट्रोल्स लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट लाइट्स हैं और डिफरेंट सेंसर्स हैं। ठीक है, सेंसर से डेटा लिया जा रहा है और डिफरेंट कंट्रोल्स को वो सेंसर्स जो हैं अपनी कंट्रोल्स की बेस पे उनको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्मार्ट होम की एग्जांपल है जो यूबिक्विटस कंप्यूटिंग को यूज़ कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस इन आईओटी। ठीक है, तो अभी जो है हम देखें तो आईओटी का आर्किटेक्चर जो है वो ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड मॉडल है। ओपन एंडेड का मतलब है कि कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अगर कोई भी यूज़ कर सकता है तो उसका मतलब ये है कि उसमें अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फिर आपकी तो एग्जांपल यही होगी कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर जैसे ये एक गार्ड खड़ा है। ठीक है, एक्चुअली गार्ड खड़ा नहीं है, गार्ड सो रहा है। ठीक है, और जो उसने जो है अपनी एक तस्वीर जो है वो लगा दी है कि जिससे लोगों को लगे कि वो एक्टिव खड़ा है। तो इससे आप हिसाब लगा लें कि कितनी की सिक्योरिटी होगी। यही कंडीशन आजकल आईओटी की है। ठीक है, तो आईओटी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है आईओटी के लिए वो है ब्लॉकचेन। तो blockchain is one of the potential technology which provides security to open models like internet of things। ठीक है, इस तरह के जितने भी ओपन मॉडल्स हैं उनको जो चीज़ सपोर्ट कर रही है वो ब्लॉकचेन है। ठीक है, और ब्लॉकचेन विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग आल्सो। ठीक है, अगर आप आईओटी में काम करते हैं तो आपको ब्लॉकचेन पे भी जाना चाहिए, लेकिन आईओटी को सीख के फिर आपको ब्लॉकचेन पे जाना चाहिए। ये ना हो कि आप दोनों को मिक्सअप कर दें। तो ये ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी कुछ इस तरह से है। ठीक है, आपके पास सेंसर है। ठीक है, आपके पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, आपके पास आईओटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके बाद आपके पास कोई एप्लीकेशन है, सारे की सारे लिंक्ड हैं ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जो है उस पे जो है डिफरेंट एक्सटर्नल आईओटी नेटवर्क्स भी कनेक्टेड हैं और एक्सटर्नल डेटा रिसोर्सेज भी आपके पास कनेक्टेड हैं। और हम जो चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम इंटरलिंक कर रहे हैं सबको। ठीक है, सेंसर्स हमारे वो ब्लॉकचेन पे कनेक्टेड हैं, नेटवर्क्स जो हैं, उसके बाद आईओटी प्लेटफॉर्म हैं, हमारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ब्लॉकचेन पे कनेक्टेड हैं। तो फिर हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो सिक्योर कम्युनिकेशन होगी। ये कुछ डोमेन्स हैं जिनमें ब्लॉकचेन यूज़ हो रही है। ठीक है, जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है और बिग डेटा है। इन चीज़ों में हमारी ब्लॉकचेन जो है वो काफ़ी हद तक यूज़ हो रही है। ठीक है, तो वाई आई वुड नीड ML। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि उनको ML ही क्यों चाहिए, मशीन लर्निंग ही क्यों चाहिए। आपके पास इंफॉर्मेशन सेंसर से आ जाएगी। ठीक है, आपके पास नॉलेज है, आप उसको लगा लेंगे इंफॉर्मेशन पे, आप उसको कुछ ना कुछ हद तक जो है इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। लेकिन आप क्रिएटिविटी कैसे लेके आएंगे? क्रिएटिविटी आप लेके आएंगे मशीन लर्निंग के ज़रिए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आप सेंसर के ज़रिए कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप किसी एक डेटाबेस में अपना जो है वो इंफॉर्मेशन सारी सारी कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद अब आपके पास होना चाहिए नॉलेज। अब वो नॉलेज कहाँ से आएगा?
वो आपने जो मशीन लर्निंग पे अपने मॉडल्स ट्रेन करने हैं, उनके ज़रिए आपके मशीन लर्निंग मॉडल को नॉलेज मिलेगा। अब वो नॉलेज जो है उसकी बेस पे आप क्रिएटिविटी को अप्लाई करेंगे और आपके पास कोई एक खूबसूरत सा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मशीन्स के लिए हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। ठीक है, तो आप देखें तो फर्स्ट पिक्चर जो है उसमें लिखा हुआ है लेट्स ईट ग्रैंडमा। तो मशीन तो यही समझे कि ग्रैंडमा को प्लेट में डालो और खा लो। एक्चुअल में हम ये नहीं कहना चाह रहे, हम कहना चाह रहे हैं लेट्स ईट ग्रैंडमा, कि ग्रैंडमा आए बैठे और खाना खाएं। ठीक है, तो ये हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन मशीन अगर वो चीज़ समझ रही है तो उसके जो है कह लें कि माइंड में तो यही आएगा कि ग्रैंडमा को खाना है। ठीक है, तो ये मशीन को नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए जो है कॉन्टेक्स्ट जो है वो मैटर करता है। हमें बड़े एहतियात के साथ कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है। आल्दो कि अगर आप देखें तो आप गूगल असिस्टेंट जो है, ठीक है, मोबाइल में गूगल असिस्टेंट यूज़ करें और सम टाइम पे यही इशू आता है कि गूगल असिस्टेंट जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है, आप उसको बता भी नहीं रहे। ठीक है, और वो जो है टर्न ऑन हो गया और आपकी कमांड्स लेना शुरू कर देता है। तो वो तो एक मशीन है। ठीक है, तो इस तरह जो है आपको मशीन्स पे जब आपने मॉडल को ट्रेन करवाना है तो आपने जो है कॉन्टेक्स्ट का ख्याल रखना होता है। ये कुछ यूजेस हैं आईओटी के। ठीक है, जिनमें हमारे पास इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, स्मार्ट होम है, वेरिएबल है, हमारे पास मेडिकल एंड हेल्थ केयर है, इसके बाद इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, हमारे पास स्मार्ट सिटीज़ हैं, इसके बाद कनेक्टेड व्हीकल और स्मार्ट ग्रिड सिस्टम्स हैं। ये सारे की सारी जो हैं ये यूज़ केसेस हैं आईओटी के। यहाँ पे आईओटी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आईओटी को आप कह लें कि ये एक बहुत बड़े, ये कह लें कि बहुत मैसिव स्केल पे है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें इसके यूज़ केस हैं। आपको जस्ट फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के बाद उस पर आपने कोई ना कोई एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो ये हमारी डिस्कशन थी जी आईओटी की। अभी तक के लिए आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट जो चीज़ मैंने करवानी है फिर मैं उसकी तरफ जाता हूँ। आई होप सो कि अभी तक जो है आईओटी आपको क्लियर हो गया होगा। जी बता दें, क्लियर हो गया आईओटी? जी बोल भी नहीं रहे आप। कि हाँ, तो सब समझ आ गया या फिर कुछ समझ नहीं आया? अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अभी बता दें, क्योंकि मेरा आजकल स्केड्यूल वैसे भी बहुत बिजी है। ठीक है, और मैं इश्यूज क्रिएट होते हैं जब रिप्लाई देना पड़ जाता है ना, तो काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो कोशिश करा करें कि ये जो टाइम होता है इसी टाइम में आप क्वेश्चन पूछ लिया करें। कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हम सब लर्नर हैं। ठीक है, हम सब लर्निंग करने आए हैं यहाँ पे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप पूछें। ओके जी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। तो नेक्स्ट जो है हमने स्टडी करना है आज MQTT को। ठीक है, हमारी जो आज की डिस्कशन है इसमें हमारा कोई भी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं है। कल से फिर हम प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो आज की जो डिस्कशन है इस डिस्कशन में
बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कह लें कि डिस्कशन करनी थी, आपस में बतानी थी आपको चीज़ें कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, और हम इनको क्या क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की डिस्कशन जो होती हैं वो फिर डिस्कशंस की हद तक होती हैं, उनमें फिर हम कोई एक प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। लेकिन हम कल इसी MQTT को लेकर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, IoT को लेकर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। तो MQTT इज़ मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये एक प्रोटोकॉल है, जिस तरह हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है TCP/IP, जिसको हमने स्टडी किया था कि हमने, इसके अलावा HTTP को भी हमने स्टडी किया था, HTTPS होता है, HTTP होता है। ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP और HTTPS जो है ये वेब के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हैं। TCP/IP जो है वो इंटरनेट कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल हैं। इस तरह MQTT है, ये है एक लाइट वेट सा प्रोटोकॉल, बहुत ही कह लें ये एक लाइट वेट है, सिंपल सा प्रोटोकॉल है, और ये कम्युनिकेशन करवाता है IoT डिवाइसेस की। अब ये लाइट वेट क्यों बनाया गया? लाइट वेट इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे सेंसर्स पे पहले ही बहुत ज़्यादा लोड है, और हम जिन डिवाइसेस के साथ इसको यूज़ करना चाह रहे हैं उनकी तो रैम ही बहुत कम होती है, 3-3 4-4 MB रैम होती है, ठीक है। तो हमें जो है बहुत लेस रैम कंज्यूम करने वाला, बहुत लेस मेमोरी कंज्यूम करने वाला कोई प्रोटोकॉल चाहिए था। वो हमने फिर एक डेवलप किया जिसको हम MQTT कहते हैं। ये कुछ की फैक्ट्स हैं MQTT के बिहाइंड, जिसमें हम इसको देखते हैं कि ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक ESP32 है, नेक्स्ट एंड पे आपके पास कोई ना कोई एक मशीन है, वो क्लाउड है, ठीक है। क्लाउड भी एक मशीन है आपकी, आप एंड डिवाइस भी एक मशीन है। तो उन मशीन्स की कम्युनिकेशन के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका MQTT प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो डॉक्टर एंडी स्टैनफोर्ड क्लार्क जो कि IBM में है, एंड एरलन निपर जो कि एयरकॉम से हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये डेवलप किया था 1999 में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड्स, इसके जो है स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं इस प्रोटोकॉल पे। इसके बाद ISO स्टैंडर्ड जो है ये ISO स्टैंडर्ड पे भी जो है स्टैंडर्डाइज्ड है, जिसको IEC PRF 20922 कहते हैं। ये ISO का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसका पब्लिक और रॉयल्टी फ्री लाइसेंस है। पब्लिक और रॉयल्टी फ्री लाइसेंस का मतलब ये है कि ये हर किसी के लिए अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है। इसको सबसे पहले Amazon वेब सर्विसेज ने यूज़ किया, इसके बाद IBM वेबस्फेयर MQ ने यूज़ किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट एजोर IoT ने यूज़ किया, इसके बाद एडाफ्रूट ने यूज़ किया, नेक्स्ट फेसबुक मैसेंजर ने यूज़ किया, ठीक है। तो फेसबुक मैसेंजर जो है वो अभी तक MQTT को यूज़ कर रहा है फॉर मैसेजिंग। हम जो मैसेज फेसबुक पे करते हैं वो MQTT के ज़रिए सेंड एंड रिसीव होता है। इसके बाद इसके फीचर्स को हम देख लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स? एक तो इसके कोड फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत लेस होते हैं। वो कैसे स्मॉल होते हैं वो हम देखते हैं। ये आइडियल है इफ प्रोसेसर और मेमोरी रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे हमने बात की कि हमारे पास 4 MB की रैम होती है और प्रोसेसर भी हमारे पास कम होता है, तो उन मतलब लेस रिसोर्सेज के लिए ये जो है आइडियल है। आइडियल इफ बैंडविड्थ इज लो ऑफ नेटवर्क इज अनरिलायबल। तो एक नेटवर्क जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, या हमारे पास जो नेटवर्क पे बैंडविड्थ आ रही है या इंटरनेट की स्पीड हम जिसे कहते हैं वो कम है, तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये करता क्या है जी? पब्लिश और सब्सक्राइब मैसेज एक्सचेंज पैटर्न। जो हमारे पास मैसेज होता है, कोई भी एक मैसेज MQTT में होता है,
उस मैसेज को ये पब्लिश या सब्सक्राइब कर रहा होता है। तो अब अगर आप MQTT की डेफिनेशन को देखें तो MQTT एक बेसिक प्रोटोकॉल है जो कि मैसेजेस को पब्लिश और सब्सक्राइब करवाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये TCP/IP जो हमारी लेयर है उस लेयर के टॉप पे यूज़ होता है ये। इसके बाद जो है इसकी क्लाइंट लाइब्रेरीज अवेलेबल है। किसके लिए? एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है, आर्डिनो के लिए अवेलेबल है, सी के लिए C++, C#, जावा, जावास्क्रिप्ट, .NET, सब इन सब लैंग्वेजेस के लिए इसकी क्लाइंट लाइब्रेरीज अवेलेबल। इसके अलावा पाइथन में चले जाएं, पाइथन में इसकी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जो भी लैंग्वेज, इवन के दुनिया की कोई भी एक लैंग्वेज आप उठा लें, उस लैंग्वेज के लिए जो है इसकी क्लाइंट लाइब्रेरीज अवेलेबल है। बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी कैसे करता है? ये ऑथेंटिकेशन करता है यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। और इंक्रिप्शन जो यूज की हुई है इसने, वो इंक्रिप्शन जो है वो SSL और TLS को यूज करते हैं। SSL जो है, ये SSL और TLS ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो हम इन सर्टिफिकेट्स को हम देखेंगे भी। ये सर्टिफिकेट्स कहाँ पे हमारे पास होते हैं? ये सर्टिफिकेट्स हमारे पास जब हम क्लाउड पे कम्युनिकेशन करवा रहे होंगे, या वैसे भी हमने जो है इसकी कम्युनिकेशन करवानी है MQTT की, तो उस कम्युनिकेशन के लिए हमें कोई ना कोई एक SSL उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। तो वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है, तो इनक्रिप्टेड होंगे तो उसका मतलब ये है कि उसको अगर कोई नेटवर्क पे आके लिसन कर रहा है, ठीक है, लिसन कर रहा है, तो जो है उसको पता नहीं चलेगा कि इसमें मैसेज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, या वो जो डिवाइस है, एंड डिवाइस है, उस डिवाइस तक वो नहीं पहुंच सकेगा। इसके बाद परसिस्टेंस है। MQTT has support to persistent messages stored on the broker। ठीक है, तो हमारे पास जो persistent messages हैं जो कि हमारे किसी एक ब्रोकर पे पड़े हैं, उन मैसेजेस को भी ये सपोर्ट करता है हम सेंड एंड रिसीव करने के लिए। इसके अलावा MQTT SN है हमारे पास। अब SN जो है ये, इसको हम कहते हैं सेंसर नेटवर्क। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल है फॉर सेंसर नेटवर्क, वर्क्स ऑन नॉन TCP और IP नेटवर्क्स। अब नॉन TCP IP नेटवर्क्स कौन से नेटवर्क्स होते हैं? वो जो इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, लाइक ZigBee हमारे पास है। तो ZigBee जो है ये एक नेटवर्क कम्युनिकेशन ही है। ठीक है, एक ZigBee डिवाइस होती है, उस ZigBee डिवाइस के ज़रिए हम नेटवर्क कम्युनिकेशन करते हैं, और ZigBee टू ZigBee कम्युनिकेशन होती है। और ये कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए नहीं होती। और ZigBee की कम्युनिकेशन जो होती है वो एक रेंज तक जाती है। ठीक है, एक सर्टेन रेंज होती है, 2 से 4 किलोमीटर जो है वो इसकी ZigBee की रेंज। डिफरेंट इसके जो वर्जन हैं उन वर्जन्स के अकॉर्डिंगली ZigBee की रेंज जो है वो चेंज होती रहती है, तो वो कम्युनिकेशन करवा देती है। तो इनको आप ऐसे रिमोट एरियाज़ में लगा सकते हैं ZigBee को, जहाँ पे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसके ज़रिए कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा ZigBee का एक बेनिफिट और भी हो सकता है कि आपने 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की रेंज में एक कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, आप ZigBee का अपना एक नेटवर्क बनाएं, ठीक है, और उस कम्युनिकेशन को करवा लें। आपको इंटरनेट के चार्जेस देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन ZigBee में क्या प्रॉब्लम आता है कि ZigBee इज़ कॉस्टली। ठीक है, फर्स्ट टाइम कॉस्ट है इसकी, उसके बाद आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है इस चीज़ का, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपने इसको परचेज़ करना है तो ये थोड़े महंगे आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कम्युनिकेशन करवाने के लिए वो 2 से 4 किलोमीटर के अंदर। तो ZigBee को आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ आप MQTT SN को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद वेब सॉकेट्स को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो MQTT को हम एज अ ब्राउज़र क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं MQTT के लिए, सॉरी, ब्राउज़र को एज अ MQTT क्लाइंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्राउज़र क्या कर रहा होगा उस टाइम पे? हमारा ब्राउज़र जो है वो MQTT मैसेजेस जो है
वो सेंड एंड रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास कोई ना कोई एक कह सकते हैं कि हम हमारे पास वो जिस तरह हमारे पास क्लाउड पे होता है, तो क्लाउड पे हमारे पास डेटा सेंड एंड रिसीव हो रहा होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो डेटा सेंड एंड रिसीव हो रहा होगा वो बिटवीन ब्राउज़र और हमारा जो MQTT क्लाइंट है उसके दरमियान हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज एक्सचेंज पैटर्न एज एड ऑन। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, ठीक है, वो मैसेज एक्सचेंज पैटर्न जिसको हम एड ऑन्स, डिफरेंट एड ऑन्स हम ऐड कर सकते हैं MQTT में। तो उन एड ऑन्स के ज़रिए हम जो है मैसेजेस का पैटर्न जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एड ऑन मेरे माइंड में है, अगर वो मुझे कहने कि फ्रीली अवेलेबल हुई तो मैं इंशाल्लाह वो आपके साथ डिस्कस भी कर दूंगा। क्रोम की एड ऑन है जिसमें हम जो है MQTT मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं यूजिंग इट। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूंगा, अगर उसका डेमो हो सका तो एक उसका डेमो भी आपको ऐड कर देंगे। इसके बाद इसकी फील्ड ऑफ एप्लीकेशन है, तो होम ऑटोमेशन में यूज़ हो सकते हैं, लाइक स्मार्ट मीटर है हमारे पास या लाइटनिंग है, तो उसमें हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम मोबाइल फ़ोन ऐप्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमोटिव में यूज़ कर सकते हैं, और IoT एप्लीकेशंस जितनी भी हैं इन जनरल उनमें हम इस IoT को MQTT को यूज़ कर सकते हैं। पब्लिश और सब्सक्राइब, व्हाट इज़ पब्लिश और सब्सक्राइब? तो हमारे पास जो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि हमारे पास जो होता है MQTT, तो ये बेस ही आपका जो पब्लिश और सब्सक्राइब है इस पे बेस का आ रहा होता है। तो हम कहते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट्स टू अ ब्रोकर एंड सब्सक्राइब टू टॉपिक्स दैट दे आर इंटरेस्टेड इन। क्लाइंट्स कनेक्ट टू द ब्रोकर एंड पब्लिश मैसेजेस टू द टॉपिक्स। ठीक है, तो अब अगर मैं सिंपल इसको सिंपलाइज करूँ तो इसमें सिंपल ये होगा कि आपके पास एक सर्टेन टॉपिक है, ठीक है, किसी एक ब्रोकर पे पड़ा है। ठीक है, ब्रोकर भी हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में कि ब्रोकर क्या चीज़ है। तो ब्रोकर इज काइंड ऑफ, आपके पास कोई एक सर्विस है, ठीक है, तो उस सर्विस पे आप जो है मैसेज को सेंड और रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ब्रोकर की हम जो है वो डेमोज भी देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट ब्रोकर्स को हम यूज़ करके हम कुछ डेमोज भी करेंगे और अपने MQTT को सक्सेसफुली रन करेंगे। तो इसमें जो है हमने अगर ब्रोकर पे किसी एक टॉपिक से हमने डेटा लेना है, ठीक है, उस टॉपिक से हमने डेटा लेना है तो हम उस टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ से हमारे पास डेटा आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमने कोई किसी एक टॉपिक पे डेटा, उसको एक मैसेज या कोई एक डेटा जो होता है वो हमारा एक मैसेज ही होता है। ठीक है, उस मैसेज को हमने पब्लिक सेंड करना है ब्रोकर की तरफ। तो क्या करेगा क्लाइंट जो है वो कनेक्ट करेगा ब्रोकर को और वहाँ पे पब्लिश कर देगा मैसेज को। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक्स को हम एज अ हायरार्की ट्रीट करते हैं और एक स्लैश के साथ इसको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, और इस स्लैश को हम सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने एक सेंसर बनाया हुआ है। सेंसर के आगे हमने कंप्यूटर नेम कोई भी आपका एक सर्वर का नेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने टेम्परेचर जो है, और उसके बाद आपने उस हार्ड ड्राइव का नेम रखा हुआ है कोई भी एक। ठीक है, तो ये आपका एक कह लें एक टॉपिक बन जाता है। ठीक है, तो अभी जो है ये एक एग्जांपल जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जो है मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो है उनकी हार्ड ड्राइव का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को हम क्या करें, किसी एक टॉपिक के ऊपर जो है हम
कह रहे हैं कि पब्लिश और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लाइंट हमारा क्या करता है, क्लाइंट कैन रिसीव मैसेजेस बाय क्रिएटिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में बी एन एक्सप्लिसिट टॉपिक, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या हो सकती है, हमारे पास कोई भी एक टॉपिक हो सकता है, ठीक है। अब उस टॉपिक पे हमारे पास कोई भी एक डेटा होता है, वो डेटा जो है वो डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ करते हुए हमारे पास एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड्स पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जब हम इन टॉपिक्स को क्रिएट करेंगे। हम डिफरेंट वाइल्ड कार्ड्स क्रिएट करेंगे, हम बताएंगे कि ये वाइल्ड कार्ड्स किस तरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और वाइल्ड कार्ड्स कह लें कि आपके टॉपिक्स को पब्लिश या सब्सक्राइब करने में किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि MQTT क्लाइंट्स कैन रजिस्टर अ कस्टम last will testament message to be sent by broker if they disconnect, ठीक है। तो इसका ये हो सकता है कि हमारे पास जो है कोई एक क्लाइंट जो है वो रजिस्टर हुआ था किसी एक सर्टन टॉपिक पे, अब वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो वो अपने जो लास्ट मैसेजेस हैं वो सेंड कर सकता है ब्रोकर के ऊपर, ठीक है। जब वो डिस्कनेक्ट हुआ, उस डिस्कनेक्ट होने से पहले दिस मैसेज कैन बी यूज टू सिग्नल टू सब्सक्राइब व्हेन अ डिवाइस डिस्कनेक्ट। तो ये हमारे पास जब कोई एक डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्ट होगी, तो उस डिवाइस को डिस्कनेक्ट होने के बाद एक सिग्नल हो सकता है। इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैं एक सर्टेन टॉपिक पे कुछ डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ, अपनी पल्स रेट ही सेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। पल्स रेट में सेंड करना चाह रहा हूँ उस टाइम तक जिस टाइम तक मैं अपना डेटा पल्स रेट का उस सेंसर से दे रहा हूँ, और जैसे ही मैं उस सेंसर से अपना हाथ उठा लेता हूँ, मैं पल्स रेट मॉनिटर नहीं करना चाह रहा, वो जो डिवाइस है, जो एंड डिवाइस है, वो डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाए और डिस्कनेक्ट होने के बाद ऑफ हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्लीप की स्टेट कहते हैं, ठीक है। वो ESP32 स्लीप के नाम से आप जाके सर्च करेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल से, आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगे कि ESP32 या ESP8266 को हम स्लीप मोड में कैसे लेके जाते हैं। तो स्लीप मोड में जब ESP चला गया, उसके बाद वो आपका ना इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ना आपकी जो है पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो बैटरी लाइफ होती है उस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम पे ही आपकी जो डिवाइस होगी उसको जो है कह लें कि मॉनिटर करेगा जिस टाइम पे आप जो है अपनी पल्स रेट को मॉनिटर करवाना चाह रहे हैं, उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह के काम भी हम MQTT के ज़रिए कर सकते हैं, और हम एक लास्ट विल टेस्टमेंट मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने किसी एक MQTT क्लाइंट के ऊपर। अब ये हमारे पास जो है कह लें कि पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल जो है उसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास एक एम्बेडा सेंसर लगा हुआ है, अमेबा सेंसर, सॉरी, अमेबा सेंसर विद PM2.5 सेंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है कि PM की वैल्यू जो है PM2.5 जो है उसकी वैल्यू जो है वो सेंड कर रहा है अपने MQTT ब्रोकर को, ठीक है। और वो MQTT ब्रोकर पे जो डेटा आ रहा है, और इसके बाद जो है अमेबा ही हमारा जो है वो एक टेम्परेचर सेंसर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और वो टेम्परेचर सेंसर जो है अपना टेम्परेचर सेंड कर रहा है उसी MQTT ब्रोकर पे। अब जो PM2.5 सेंसर था, ठीक है, उसकी वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं अपने क्या लें कि कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, और जो दूसरा टेम्परेचर वाली वैल्यू है वो हम मॉनिटर करना चाह रहे हैं हम अपने मोबाइल डिवाइस पे, ठीक है। तो अब जो है पब्लिश करना है, अमेबा ने जो डेटा उसने एक जो है उसके पास कह लें कि एक टॉपिक है PM2.5 के नाम से, जो कि उसने MQTT ब्रोकर पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह जो है
टेम्परेचर सेंसर, उसने टेम्परेचर सेंड करना है MQTT ब्रोकर पे, एक जो टॉपिक हमने टेम्परेचर का बनाया हुआ है, ठीक है। अब इनका काम है वैल्यूज़ को सेंड करना। नेक्स्ट हैंड पे हमने वहाँ से डेटा जो है वो रिसीव करना है, ठीक है। तो हम जब डेटा रिसीव करेंगे तो हम जो है सर्टेन टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मैं अगर यहाँ से अच्छा, तो अब ये देखें, ये मेरा जो है अपना लैपटॉप है मेरा, उससे मैं सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ PM 2.5 को। तो मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करूँगा PM 2.5 को सब्सक्राइब करने के लिए अपने MQTT ब्रोकर को, ठीक है। जब मैं MQTT ब्रोकर को सब्सक्राइब कर लूँगा PM 2.5 पे अपने लैपटॉप से, तो वो क्या करेगा, वो अब डेटा पब्लिश करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो पब्लिश क्या कर रहा है, जो वैल्यूज़ वो सेंसर से रिसीव कर रहा है, ठीक है। ये सेंसर से वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास सेंसर से वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये जो वैल्यू आ रही है, यही वैल्यू यहाँ पे वो अपने हमारा जो लैपटॉप है उस पर पब्लिश कर रहा है और हम वहाँ से देख सकते हैं उस वैल्यू को। इसी तरह जो है हमारी मोबाइल डिवाइस है, ठीक है, हमारा ब्रोकर सेम ही है। MQTT ब्रोकर जो है हमने जो यूज़ किया वो सेम ही है, हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक्स था PM 2.5। अब यहाँ पे हम टॉपिक्स जिसको सब्सक्राइब कर रहे हैं वो है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर को सब्सक्राइब करने के लिए हमने रिक्वेस्ट दी MQTT ब्रोकर को, ठीक है। उसने जो है हमें टेम्परेचर रिटर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या लेके पब्लिश और सब्सक्राइब मॉडल, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट जो है उसकी एग्जांपल। इसी तरह ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेज एक्सचेंज पैटर्न कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन टॉप ऑफ MQTT, ठीक है। जो हमारे पास MQTT है उसके टॉप पे हम जो है रिक्वेस्ट या रिस्पांस को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एक क्लाइंट है, ठीक है, उसको हमने सब्सक्राइब करवाना है टू अ सर्टेन टॉपिक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास एक फंक्शन होगा जो हमने एक क्लाउड पे, सर्टेन क्लाउड पे हमने जो है ऐड किया हुआ है, ठीक है। उस फंक्शन के आगे हम रिस्पांस लिखेंगे और रिस्पांस के आगे कोई एक रिस्पांस आईडी, क्लाइंट आईडी होगी हमारी, कोई क्लाइंट की यूनिक आईडी होती है, ठीक है। तो वो क्लाइंट आईडी जो है वो हम रिस्पांस के आगे एंटर कर देंगे। जब वो एंटर कर देंगे तो हमारे पास क्लाइंट का जो वो क्लाइंट्स जो है उस टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेगा और हमारे पास डेटा पब्लिश होना शुरू हो जाएगा उस जो हमारा ब्रोकर है उसके ज़रिए। इसके बाद वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। तो वाइल्ड कार्ड भी हम किसी सर्वर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है हम वाइल्ड कार्ड को यूज़ करके अपने टॉपिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे पास डेटा हम वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये जो है इसी तरह हमारे पास कोई एक पेलोड भी हो सकता है। अब पेलोड क्या होता है, कोई भी एक हमारे पास एक इनपुट पैरामीटर हो सकता है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस पेलोड को चेक करने के लिए भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो वो जो है लाइक हमने पब्लिश करना है कुछ कुछ कोई एक इनपुट वैल्यू है उसको पब्लिश करना है अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर अपना जो पेलोड होता है वो उसके साथ अटैच कर देते हैं और हम रिक्वेस्ट कर देते हैं। जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास जो है उसका कह लें कि जो हमने रिक्वेस्ट की होती है वो हमारे इनपुट पैरामीटर्स वो ऐड अप हो जाते हैं उसके MQTT क्लाइंट पे जाके। तो ये मैं कह लें कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस का एक जो है हमारा शिफ्ट है जो हमारा चलता रहता है इन थ्रू आउट ये जो हम MQTT यूज़ कर रहे हैं। ये डिफरेंट हमारे पास MQTT ब्रोकर्स है, ठीक है। इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे फ्री हैं और बहुत सारे पेड भी हैं, ठीक है।
तो हाइव एमक्यू है, एक्टिव एमक्यू है या मॉस्किटो है, ठीक है। मॉस्किटो की हम एक एग्जांपल ज़रूर देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हम एज्योर आईओटी और गूगल क्लाउड और बाकी जो है कोशिश करेंगे कि हम जो है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज जो है AWS IoT को भी यूज़ करें। तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो आवर डिस्कशन थ्रू आउट दिस वर्कशॉप, उसके बाद फिर हम जो है एंड अप कर देंगे इस सेशन को।